तो बेटा एसएससी जीडी की जो वैकेंसी थी जिसका आप लोग सभी लोग वेट कर रहे थे, जिसका बोला गया था कि 5 तारीख को आएगी और वो वैकेंसी आपका एसएससी ने निकाल दी है। तो एसएससी जीडी की वैकेंसी जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी थी वो आपकी आ गई। अब ये यहाँ पे देखते हैं इसकी कुछ डिटेल्स। तो बेटा फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपका 5 तारीख से 5 सितंबर से शुरू हो गई है और ये 14 अक्टूबर तक ये डेट आपका जाएगी। तो आप 14 अक्टूबर से पहले पहले ये फॉर्म भर दीजिएगा। 14 अक्टूबर को देखो यहाँ पे टाइम मेंशन कर रखा है इन्होंने कि ये आपका रात को 11 बजे से पहले पहले आपको ये फिल करना होगा। ये फॉर्म फिल करने की है और जो आपको पेमेंट करने की लास्ट डेट दे रखी है वो एक दिन आपको एक्स्ट्रा दे रखा है, मतलब 15 अक्टूबर तक आप जो है इसका पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लास्ट की तरफ जाते हैं ना बेटा, तो लास्ट की तरफ वहाँ पे कई बार एसएससी का सर्वर डाउन हो जाता है, कई बार और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह सारे रेडी हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे रेडी हैं, तो जल्दी से जल्दी आप ये फॉर्म जो है वो भर दीजिएगा। ठीक है? 15 तारीख तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, 15 अक्टूबर तक। उसके बाद आपको एक करेक्शन की डेट भी दी जाएगी कि अगर आपने कोई भी चीज़ अगर गलत फिल कर दी है तो आपको 5 नवंबर से लेके 7 नवंबर के बीच में करेक्शन का भी टाइम दिया जाएगा। ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में बोला कि जो एग्ज़ाम है अभी उसकी एग्जैक्ट डेट उन्होंने नहीं बताई है, बट हाँ जनवरी से फरवरी 2025 में इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, ऐसा एसएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में बोला है। चलिए आगे की कुछ चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ पे जो आप ये जीडी का जो ये फॉर्म आया है, जीडी के फॉर्म में देखो बेटा कौन-कौन सी पोस्टें हैं वो अगर आपका देखा जाए तो कांस्टेबल की पोस्टें हैं, जनरल ड्यूटी के लिए बीएसएफ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में दे रखा है, सीआईएसएफ दे रखा है, सीआईएसएफ के अलावा सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, आईटीबीपी के अलावा एसएसबी है, एसएसबी के अलावा सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्सेस एसएसएफ है, राइफलमैन असम राइफल्स दे रखा है यहाँ पे और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरोज भी दे रखा है ना? तो इन सब में आपकी ये वैकेंसीज हैं जिनमें आपकी ये वैकेंसीज आई हैं जिसमें आपके चॉइसेस फिल किए जाएंगे। तो ये याद रखना आप अपने हिसाब से, ये डॉक्यूमेंट्स ये डिपार्टमेंट्स देख लेना कि कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप फिल करना चाहते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो आपकी लाइफस्टाइल के आपके अकॉर्डिंग बेस्ट आपको लगते हैं, जिनमें आप फिल करना चाहते हो। ठीक है? अब यहाँ ये जो पेपर होगा ना वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब सीबीटी एग्जाम होगा। हम एग्जाम का पैटर्न भी अभी आगे देखेंगे। तो ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ये 13 भाषाओं में ये पेपर आपका कंडक्ट कराया जाएगा। 13 भाषाएं लिखी हुई हैं, जिस भाषा में आप चाहो उस भाषा में आप ये पेपर दे सकते हो। ठीक है? यहाँ के बाद ये पेपर देने के बाद क्या होगा, पेपर देने के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मतलब आपका हाइट जो है, चेस्ट जो है वो मेजर किया जाएगा। पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपका पीईटी फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा, जहाँ पे आपसे 100 मीटर, जहाँ पे आपसे 800 मीटर या जहाँ आपसे जो 5 किलोमीटर की जो रनिंग होगी वो रनिंग आपसे करवाई जाएगी। ठीक है? उसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा और ये सारी चीज़ें कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सीएपीएफ की, है ना? तो यहाँ पे याद रखना ये सारी चीज़ें कंडक्ट जो कराए वो करवाएगा आपका सी पीएफ कंडक्ट करवाएगा। ठीक है? बस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या एसएससी की होगी। ठीक है? अब यहाँ पे ये चीज़ बोला है कि जो कांस्टेबल अगर आप हो एसएसएफ में या सिपाही हो आप किसमें, एनसी में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में, तो आपकी जो वो होगा, जो आपका सिलेक्शन होगा वो ऑल इंडिया बेसिस पे होगा, मतलब आपको कहीं पे भी पोस्ट किया जा सकता है। ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो फाइनल रिजल्ट होगा एलोकेशन ऑफ फोर्सेस एलोकेशन का, वो डिक्लेयर करेगा आपका ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पे आपका ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, मतलब आपका जो पेपर होगा ना सीबीटी पे ही ये सारी चीज़ें आपका डिपेंड करेंगी, है ना? उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह और वो आपके देखे जाएंगे, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एडमिट कार्ड, आप जो एडमिट कार्ड आएंगे डाउनलोड कर सकते हो कहाँ से, एसएससी की वेबसाइट से कर सकते हो, सीआरपीएफ की जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप कर सकते हो, या जो रीजनल वेबसाइट्स हैं नोडल सेंटर्स जो होते हैं वहाँ से भी आप जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स का आप ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के पूरे ड्यूरेशन में आपको काम आएंगे। पे स्केल की बात की जाए तो बेटा अगर आप नारकोटिक ब्यूरो में हो, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में हो आप, तो आपका जो पे स्केल होगा वो होगा लेवल 1 लगेगा, मतलब 18,000 आपकी मिनिमम सैलरी होगी। उसके बाद जो एचआरए वगैरह मिलता है, डीए मिलता है, वो
अलग होगा। अगर इसके अलावा आप अदर किसी पोस्ट में हो तो आप लेवल 3 में काउंट होगे। आपकी बेसिक पे जो होगी वो 21,700, उसके बाद आपका जो डीए है, एचआरए वगैरह जो है वो आपको मिलेगा। इनहैंड सैलरी ये अलग होती है, बट पे स्केल आपका लेवल 1 रहेगा एनसीबी में, और आपका बाकी सब में जो रहेगा वो लेवल 3 का पे स्केल रहेगा। अगर वैकेंसीज की बात करी जाए तो बेटा लगभग 40,000 वैकेंसी है ना। 39,481, 39,481 वैकेंसी है, जिसमें से 35,612 वैकेंसी है आपकी मेल या पुरुषों की, और महिलाओं की जो वैकेंसी है वो 3,869 वैकेंसी दे रखी है। यहाँ पे आपको वैकेंसी दे रखी है कि कास्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्या क्या कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, और कौन सी फोर्सेज में क्या क्या वैकेंसी हैं। ये पूरा डिटेल एक बार आप देख सकते हो, ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा कि आप देख सकते हो कि बीएसएफ में जो आपकी टोटल वैकेंसी जो हैं, जो मेल की वैकेंसी है वो 13,306 है, फीमेल की जो वैकेंसी है महिलाओं की जो है वो 2,348 वैकेंसी है ना। बीएसएफ की जो टोटल वैकेंसी है वो 15,654 वैकेंसी है। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या बीएसएफ में है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो सीआरपीएफ में है आपकी 11,541 है ना। उसके बाद आपकी बाकी जो है इधर 7,000 है, यहाँ पे 3,000 है, यहाँ पे 1,248 है। तो ये वैकेंसीज एक बार आप देख लीजिएगा, आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा देखो अगली चीज़ बात करते हैं कि 10% वैकेंसीज जो हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए आपका डिक्लेयर्ड है ना। अगर 10% एक्स सर्विसमैन होते हैं तो 10% वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए आपके डिक्लेयर्ड हैं। हाँ, अगर मान लीजिए 10% वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन से फिल नहीं होती हैं, है ना, अगर वो वैकेंसीज नॉट फिल नहीं होती हैं, उतने कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन नहीं मिलते, तब वो वैकेंसीज नॉन एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनको आपका ट्रांसफ़र की जाएंगी। लेकिन पहले वो फिल करी जाएंगी आपका एक्स सर्विसमैन के थ्रू। ठीक है। यहाँ पे बात करी जाए भैया, अगर आपका सीआरपीएफ जो है, सीएपीएफ जो है, वो आपका यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप जिस स्टेट से, क्योंकि यहाँ पे जो जीडी में वैकेंसी होती है ना बेटा, वो सारी ऑल इंडिया नहीं होती है, वो वैकेंसी आपका स्टेट वाइज भी होती है। तो अगर यहाँ पे बात करी जाए कि अगर आपका कोई भी वैकेंसी स्टेट वाइज है, तो ये बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। अगर आप उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगाते हो तो बेटा आपको वहाँ की जो रिजर्वेशन या वहाँ की जो वैकेंसीज हैं उनमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये याद रखना कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप नहीं लगाओगे तो वहाँ पे आपको उस स्टेट में आप काउंट नहीं होगे, है ना। और जिस स्टेट के लिए आप डोमिसाइल लगा रहे हो, वही आप जैसे आप फॉर्म फिल करते टाइम आप जिस स्टेट का एड्रेस वगैरह भरोगे ना, जिस स्टेट का आप डोमिसाइल भरोगे, वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आपको डोमिसाइल वहाँ पे देना होगा। अगर आप नहीं कर पाते हो और स्टेट चेंज करने की कोशिश करते हो, तो एसएससी ने साफ साफ मना किया है कि आपका स्टेट चेंज का आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो लिखा भी है, फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड, है ना, एंड दे विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आप जिस स्टेट को आपने फिल किया है वहीं का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो लगाने पड़ेंगे, वहीं का मूल निवासी जो प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना पड़ेगा। और एक बार आप जो है वो सेलेक्ट हो गए तो ऑल इंडिया में आपकी कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है ना। ये आपको यहाँ पहले ही एसएससी ने मेंशन कर दिया है। द कमीशन शैल नॉट प्रिपेयर और मेंटेन वेटिंग लिस्ट, है ना। तो यहाँ पे कमीशन ने ये भी बोला है कि ये कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे। एक बार फाइनल रिजल्ट आएगा, वही फाइनल रिजल्ट आपका फाइनल होगा। कोई वेटिंग लिस्ट यहाँ पे आपका एसएससी के द्वारा या किसी भी कमीशन के द्वारा जारी नहीं होगी एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन से रिलेटेड। अच्छा, एज लिमिट की जो बात करी जाए, आपको पता होगा 18 से 23 साल की एज लिमिट आपकी यहाँ पे काउंट करी जाती है। लेकिन वो एज लिमिट 23 साल जो काउंट होगी वो आपकी कब से कब तक मानी जाएगी, आपकी फाइनल एज जो है वो आपका 1/1/2025, मतलब 1 जनवरी 2025 को जो आपकी एज है वो 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, है ना। वो एज अगर आपका 18 से कम होती है या 23 साल से ज़्यादा होती है तो आपका वो एज काउंट नहीं होगी, आपकी फॉर्म फिल करते टाइम की एज नहीं देखी जाएगी। तो बेटा एज जो आपकी काउंट होगी वो किस दिन के अकॉर्डिंग काउंट होगी, 1/1/2025 के अकॉर्डिंग एज काउंट होगी। तो यहाँ पे ये दे भी रखा है कि आपका जन्म जो है वो 2 जनवरी 2022 से लेके अगर आपका 1 जनवरी आपका 2007 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो यहाँ पे आप जो है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन की बात करी जाए तो एस सी एस टी कैंडिडेट को 5 साल का होता है, ओबीसी को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को जो एज रिलैक्सेशन होता है वो होता है आपका 3 साल का। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करी जाए कि गुजरात के जो 2002 के दंगे थे,
है ना? या 1984 के जो आपके रेयर्स थे गुजरात के, उन दंगों में अगर कोई उन दंगों से प्रभावित है, अनरिजर्व कोई कैंडिडेट, है ना? या ईडब्ल्यूएस का जो है, तो वो यहाँ पे उसे 5 साल का आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर गुजरात दंगों से प्रभावित कोई ओबीसी है, तो उसे 8 साल का मिलेगा। और अगर कोई एससी और एसटी कास्ट से बिलोंग करता है, गुजरात के दंगों से प्रभावित होता है, तो उसे 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। एसएससी ने ये चीज़ अपना मेंशन करी है। अच्छा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है, वो डेट ऑफ बर्थ याद रखना बेटा, आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मतलब 10th का जो आपका सर्टिफिकेट होगा, 10 की जो 10th क्लास की मार्कशीट होगी, उसमें जो आपकी एज होगी, उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, वो ही आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एसएससी काउंट करेगा। उसके अलावा और किसी आपके डॉक्यूमेंट की डेट ऑफ बर्थ काउंट नहीं होगी। तो अगर आपकी 10th की डेट ऑफ बर्थ जो है और जो आपने फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ भरी है ना, वो अगर मिसमैच करती है, तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, आप रिजेक्ट हो जाओगे, आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एसएससी ने साफ बोला है कि वो कोई भी मिसमैच के केसेस में वो आपका किसी भी चीज़ को वो आपका कंसीडर नहीं करेगा। मतलब आप अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है वो चेंज नहीं करवा सकते हो। तो ये चीज़ आप याद रखना। एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ कंडीशनें दे रखी हैं, ये एक बार आप पढ़ लेना, है ना? कुछ कमी कैंडिडेट होते हैं, तो बेटा ये कंडीशन आप एक्स सर्विसमैन वाली जो है वो आपके डिटेल में पढ़ लेना कि एक्स सर्विसमैन का क्या यहाँ पे मतलब दे रखा है। ठीक है, चलिए अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। आपका यहाँ पे गुजरात दंगों से जो प्रभावित हैं, वहाँ पे सन और डॉटर भी बोला गया है ना? तो यहाँ पे सन में कोई अडॉप्टेड सन है तो वो भी माना जाएगा, डॉटर में कोई अडॉप्टेड डॉटर है, मतलब कोई बेटी अगर आपने अडॉप्ट की है, कोई बेटा अगर आपने अडॉप्ट किया है, तो वो चिल्ड्रंस में काउंट होगा। गुजरात दंगों के प्रभावित जो लोग हैं, उनमें फैमिली पर्सन्स में बात करी जाए, तो वहाँ पे फैमिली पर्सन्स में आपके हस्बैंड या वाइफ भी काउंट होते हैं, आपके बच्चे भी काउंट होते हैं, और आपके भाई बहन भी काउंट होंगे, इन केस अगर आप अनमैरिड थे और वो भाई बहन आप पर निर्भर थे। अगर आप पे वो भाई बहन पूरी तरीके से निर्भर थे और गुजरात दंगों में अगर डेथ हो जाती है, तो उनके भाई बहन को भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा एज अ फैमिली मेंबर, है ना? तो ये चीज़ हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपको जो सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाने हैं ना, तो बेटा ये सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपका, आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें समझना। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, है ना, मान लीजिए आप शेड्यूल कास्ट से या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो, और आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर गए हो, आप उत्तराखंड के शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो और आप उत्तर प्रदेश में अगर रह रहे हो, तो बेटा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप उत्तर प्रदेश में अनरिजर्व के तौर पे आप फिल कर सकते हो, या आप उत्तराखंड से अपनी जो कास्ट थी उसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। तो उत्तराखंड से आपको रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन अगर आप माइग्रेट करके उत्तर प्रदेश में आ गए हो, तो मतलब जिस स्टेट में आपने माइग्रेट किया है, उस स्टेट में आप अनरिजर्व काउंट होगे, उस स्टेट में आप जनरल काउंट होगे, उस स्टेट में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखना कि जितने भी ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी वाले हैं, वो उसी स्टेट से फिल करें जहां पर उनका आपका ओरिजिन था। दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर गए हैं तो वहां पे उन्हें जनरल काउंट किया जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये चीज़ें आपको फॉर्म फिल करते टाइम ये सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, और एक बार जो आपने फिल कर दिया, वो चेंज नहीं होगा। इस चीज़ का बहुत याद रखना कि जो एक बार ये जो चीज़ें आपने फिल करी हैं फॉर्म में, वो चेंज आपका नहीं होगी। ठीक है? तो आप उसी ट्राइब, उसी स्टेट से फिल करें जिससे आपके एक सर्टिफिकेट्स वगैरह जो हैं वो बने हुए हैं। अच्छा, ये जो आपके सर्टिफिकेट आपको हैं, ये सर्टिफिकेट आपके 14 अक्टूबर से पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए। 14 अक्टूबर के बाद के सर्टिफिकेट यहाँ पे आपके काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्रूशल डेट जो है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो सर्टिफिकेट की जो क्रूशल डेट है, मतलब जिससे पहले आपके सर्टिफिकेट बन जाने चाहिए, वो डेट यहाँ पे आपको मेंशन कर रखी है, 14 अक्टूबर। ठीक है, अगले कुछ पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे देखें, तो आपकी क्वालिफिकेशन जो है 10th, आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आपका 10th क्लास पास हो जानी चाहिए आपकी, 1/1/2025, 1 जनवरी 2025 से पहले आपने 10th क्लास पास कर ली हो। और 10th के जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट हैं, जो जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, वो इस डेट से पहले के ही होने चाहिए। इस डेट तक आपके सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, इसके बाद के सर्टिफिकेट्स आपके काउंट नहीं होंगे। एनसीसी की बात करी जाए, तो एनसीसी में अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है, तो आपको 5% आपको मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम जो है 160 नंबर का है, उस 160 में से आपको 5% नंबर दिए जाएंगे अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट
है। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% नंबर दिए जाएंगे 160 नंबर के। और अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% नंबर दिए जाएंगे यहाँ पे 160 जो आपके टोटल एग्जाम का मार्क्स होते हैं उसके। तो 160 के आप 2% लगा ही सकते हो, तो आपका लगभग 3 साढ़े 3 नंबर होंगे जो आपको मिलेंगे। यहाँ पे सी सर्टिफिकेट है तो आपको लगभग 8 नंबर जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप समझ सकते हो। किसी के पास सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, तो उसे 8 नंबर का फायदा हो सकता है। आपका 160 का 5% 8 नंबर होता है, तो काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता है और इससे आपका कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है आपकी। ठीक है, तो किसी के पास सर्टिफिकेट है तो ये आप देख सकते हो। बट यहाँ पे बोला है कि वो सर्टिफिकेट जो है वो आपका 1 जनवरी 2025 से पहले मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं एनसीसी कर रहा हूँ, मेरा एग्जाम होगा और मुझे बाद में सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वो सर्टिफिकेट जो भी है, सर्टिफिकेट आप एनसीसी में क्लेम कर रहे हो, वो आपका 1 जनवरी 2025 से पहले बना होना चाहिए। और अगर आप फॉर्म फिल करते टाइम एनसीसी के सर्टिफिकेट के आगे यस टिक नहीं करते, अगर आप नहीं बताते कि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो आपको एनसीसी वाला कोई बोनस नहीं मिलेगा। बाद में अगर आप दिखाते हो कि सर मेरे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट भी था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको फॉर्म फिल करते टाइम ये फिल करना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा कि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट था। ठीक है, चलो अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। फीस तो आपका वही 100 रुपये रहती है ना, जनरल और ओबीसी वगैरह के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी सबके लिए आपका फीस जो होता है, फीमेल्स वगैरह के लिए, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन के लिए वो आपका फ्री होता है, उसके लिए कोई फीस आपको पे करनी नहीं पड़ती है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको पता ही होंगे, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, है ना, फिल करते टाइम, ताकि आपको ये अंदाज़ा रहे कि आपको कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके पास है जो आपको फिल करना है ना। एग्जामिनेशन सेंटर्स चेंज नहीं होंगे, एसएससी बार बार इसे मेंशन करता है कि एक बार जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल गया, आपने 3 चॉइसेस फिल किए, उनमें से जो भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिला वो आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम की अगर बात करी जाए तो आपके ये जो पेपर होता है वो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का पेपर होता है। 160 नंबर का पेपर होता है, 4 सेक्शन होते हैं 40-40 नंबर के, और हर सेक्शन में 20-20 सवाल जो है वो होते हैं, है ना। रीजनिंग के 20 सवाल, जीएस के 20 सवाल, मैथ्स के, और आपके इंग्लिश या हिंदी में से आप किसी एक को चूज कर सकते हो, उसके भी आपको यहाँ पे 20 सवाल जो है वो मिलते हैं। बेटा यहाँ पे याद रखना, 13 लैंग्वेज में पेपर होगा, पेपर जो 13 भाषाओं में होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपके डी सेक्शन में जो आप लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो वो केवल आपका हिंदी या इंग्लिश ही आप ऑप्ट कर सकते हो। और मैं यहाँ पे आपको एक और टिप देता हूँ, उसे याद रखना। पार्ट ए यानी कि रीजनिंग और पार्ट बी जीके जो है, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि जब भी आपके नंबर इक्वल होंगे, टाई वाला केस होगा, तो आपका रीजनिंग और जीएस के मार्क्स देखे जाएंगे, और जिनके इसमें मार्क्स ज़्यादा होंगे ना प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, यहाँ आपको दिख रहा है 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/8 की होती है ना। 1/8 की नेगेटिव मार्किंग मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 0.25 नंबर जो है वो काटे जाते हैं, 1/4 नंबर आपके यहाँ पे काटे जाएंगे। तो ये आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/8 की होती है, 0.25 नंबर आपके डिडक्ट होते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 2 नंबर जो है वो दिए जाते हैं। तो बेटा नेगेटिव मार्किंग यहाँ बहुत कम है, इसकी वजह से आपके कट ऑफ जो है वो एसएससी जीडी की हमेशा कट ऑफ जो है वो आपका अच्छी खासी जाती है, एक हाई कट ऑफ एसएससी जीडी में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे आपकी रीएवल्यूशन, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपकी कॉपी को दोबारा चेक किया जाए, तो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, एसएससी मना करता है कि आपकी कॉपी दोबारा चेक नहीं होगी। एक बार जो आपने मार्क्स स्कोर कर लिए उसके बेसिस पे उन्हें नॉर्मलाइज किया जाएगा। उसमें एनसीसी के मार्क्स, जो एनसीसी में आपने जो क्लेम किया है ए बी या सी सर्टिफिकेट, वो नंबर को जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा, और फाइनली जो यहाँ पे है आपको सिलेक्शन या फाइनल आपकी कट ऑफ जो है वो डिक्लेयर करी जाएगी। आपके फाइनल मार्क्स जो है वो यहाँ पे बताए जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है, जीएस का सिलेबस दे रखा है, मैथ्स का दे रखा है, और हिंदी या इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आपको डिटेल में यहाँ पे दिया जाएगा, या वो चीज़ें आपको बता रखी हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड आपको बता रखे हैं। अच्छा देखो यहाँ पे ये देखना, एफिशिएंसी टेस्ट जो है, एफिशिएंसी टेस्ट में अगर आप लद्दाख से बिलोंग नहीं करते हो तो आपके लड़कों के लिए जो है वो 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में पूरी करनी होगी, और लड़कियों को 1600 मीटर जो है वो 8.5 मिनट में पूरी करनी होगी। अगर आप लद्दाख से बिलोंग करते हो तो लड़कियों को 800 मीटर पूरी करनी होगी 5 मिनट में, और लड़कों को 1600 मीटर पूरी करनी होगी 7 मिनट में। तो ये चीज़ याद रखना, लद्दाख के लिए स्पेशल से आपके
जो पर्सनैलिटी या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो लद्दाख वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग दे रखा है। अगर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो बेटा ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है ना, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ये मेंशन करने की यहाँ पे है कि यहाँ पे लड़कियों को एक यहाँ पे वो फिल करना होगा, डिक्लेयर करना होगा एक सेल्फ डिक्लेरेशन कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो। अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको अनफिट बोला जाएगा। अनफिट बोला जाएगा तो आपको पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आपको देने नहीं दिया जाएगा। और इन केस अगर आप फॉल्स फिल करते हो, आप गलत फिल कर देते हो, अगर कोई फीमेल है, कोई लड़की है जो प्रेग्नेंट है और वो वहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन में बोलती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, और वो पर्सनैलिटी टेस्ट में या फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में भागती है और उसे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एसएससी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ये यहाँ पे बोला गया है कि लड़कियों को सेल्फ डिक्लेरेशन टेस्ट देना होगा। और ऐसे अगर कोई कैंडिडेट होते हैं जो उस एग्जामिनेशन के टाइम पे, एफिशिएंसी टेस्ट के टाइम पे, पीईटी के टाइम पे अगर अनफिट होते हैं तो उन्हें 6 हफ्तों के यहाँ पे वो दिया जाएगा टाइम। 6 हफ्तों में वो दोबारा ठीक होके आपका दोबारा से पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, एंडोरेंस टेस्ट के लिए जो है वो आपका कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ चीज़ें और देखते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, लड़कों के लिए जो हाइट है वो 170 मीटर है, लड़कियों के लिए जो है वो 157 सेंटीमीटर है ना, 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, और लड़कियों के लिए जो है वो 157 सेंटीमीटर है। अच्छा, हाइट में भी रिलैक्सेशंस दे रखे हैं, है ना। ये रिलैक्सेशंस एक बार आप देख लेना। यहाँ पे अगर आप शेड्यूल ट्राइब एसटी कास्ट से बिलोंग करते हो तो लड़कों के लिए जो हाइट है वो 162 जो है 162.5 सेंटीमीटर, और लड़कियों के लिए 150 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से बिलोंग करते हो, आप शेड्यूल ट्राइब हो, तो आपके लिए जो हाइट के स्टैंडर्ड होंगे वो 157 और 147.5 हो जाएंगे। अगर आप शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज जो हैं आपका, वो उनसे अगर आप बिलोंग करते हो, नक्सलवादी क्षेत्रों से प्रभावित हो, तो आपके लिए हाइट जो है वो 160 और 147.5 सेंटीमीटर होगी। अगर आप गढ़वाली हो, कुमाऊं रीजन से, डोगरा, मराठा, या फिर आपका कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं अगर आप नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर से बिलोंग करते हो तो हाइट का स्टैंडर्ड आपके लिए 162.5 और 152.5 का रखा गया है। मेघालय, मिजोरम और ये सब आपका इसी में होगा, है ना। अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा 162.5 और 152.5 रखा गया है। अगर आप दार्जिलिंग वाले क्षेत्र से हो, अगर आप कालीमोप या ये जो आपके ये दो डिस्ट्रिक्ट्स और दे रखे हैं दार्जिलिंग के अलावा, इन 3 डिस्ट्रिक्ट से हो, और इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आप ये जो मौजाज दे रखे हैं, ये जो आपको 18 मौजाज दे रखे हैं, सब डिविजन दे रखे हैं, अगर आप इनसे बिलोंग करते हो तो आपकी जो हाइट का स्टैंडर्ड है वो आपको 157 सेंटीमीटर या 152.5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है ना। चेस्ट के लिए बोला जाए तो मेल की चेस्ट के लिए जो है वो 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव होना चाहिए, एक्सपेंशन जो है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यहाँ पे एस सी एस टीज़ के लिए रिलैक्सेशन दे रखा है कि अगर आप शेड्यूल ट्राइब एस टी हो तो आपके लिए जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन जो है वो 5 सेंटीमीटर। अगर आप ये जो आपका कुमाऊं गढ़वालीज वगैरह या हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख से बिलोंग करते हो, आसाम से बिलोंग करते हो, तो आपका चेस्ट जो है वो 78 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन जो है वो 5 सेंटीमीटर। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, या आपका गोरखा टेरिटरी से बिलोंग करते हो तो आपका चेस्ट जो है वो 77 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन जो है वो 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे दे रखा है ना। फीमेल की चेस्ट को मेजर नहीं किया जाएगा अगर वो मतलब उन्हें देखा, उनके जो चेस्ट का मेजरमेंट्स वगैरह जो है वो नहीं होंगे, है ना। हाइट जो है वो आपका वेट के अकॉर्डिंग, आपका वेट और हाइट का एक रेशियो होता है, वो अगर आप उसमें आते हो तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको क्लियर जो है वो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बेटा यही आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें इस नोटिफिकेशन में डिस्कस करनी थी। एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा जिसमें हाउ टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म, कैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करें, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और कहाँ पे आपको क्या चीज़ें फिल करनी है ना, वो हम एक बार आपका देख लेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर आपके फाइनल सिलेक्शन में नंबर जो है आपके टाई करते हैं, मतलब आपके नंबर जो है वो आपका बराबर आते हैं, तो पहले आपके पार्ट ए यानी कि रीजनिंग के नंबर जिसके ज़्यादा होंगे उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद आपके जीएस के नंबर देखे जाएंगे, जिसके जनरल स्टडीज़ के जीएस के नंबर ज़्यादा होंगे उसे प्रेफरेंस दी जाएगी।
उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, जो आपका जिसकी एज ज़्यादा होगी, ओल्डर जो होगा, वो आपका प्रेफ़र किया जाएगा। और इसके बाद भी अगर टाई होता है तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जो है वो आपका देखा जाएगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी इस नोटिफ़िकेशन में, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपका नेक्स्ट वीडियो या हाउ टू फिल फॉर्म वाले उसमें आपकी ये चीज़ें देख ली जाएँगी। तो एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ कि आपकी ये जो वैकेंसीज़ हैं, लगभग यहाँ पे आपका 40,000 के करीब वैकेंसी आपकी यहाँ पे आई है। ठीक है? बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।